संकरी गलियां, बिना प्लास्टर की दीवारें, टीन की चद्दरों से बनी छतें और गलियों में एक दूसरे से टकराकर गुजरते हुए लोग। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्लम की जो मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसा हुआ है और यहां आने वाले लाखों लोगों को कम खर्च में रहने की जगह दिलाता है। जी हाँ, ये कहानी है धारावी की, जिसे मुंबई का दिल कहा जाता है, जहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी का नक्शा अब बदलने जा रहा है। कुछ सालों के अंदर इन छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों की जगह आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी और इस काम का जिम्मा उठाया है दुनिया के तीसरे सबसे रईस इंसान गौतम अडानी ने। मैं बात कर रहा हूं धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से एशिया के सबसे बड़े स्लम को साफ किया जाएगा। लेकिन इससे लोगों को क्या फायदा होगा और इस रीडेवलपमेंट से धारावी के लोगों में उदासी क्यों है, आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। Dharavi, Asia's largest slum cluster, is set for a facelift with the Adani Group emerging the highest bidder for the Dharavi redevelopment project. धारावी रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली को अदानी ग्रुप ने जीत लिया है। दोस्तों, अगर आपने धारावी को पास से नहीं देखा है तो आपने स्लमडॉग मिलियनेयर या गली बॉय मूवी में इसकी झलक जरूर देखी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18वीं सदी के दौरान ये जगह एक आइलैंड हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस आइलैंड का पानी दलदल बनता गया, जिसकी वजह से यहाँ मछली पकड़ने का काम खत्म हो गया। फिर बाद में ये जगह एक गाँव में बदल गई जहाँ कोली समुदाय के मछुआरे रहा करते थे और इसी वजह से ये उस समय कोलीवाड़ा के नाम से जाना जाता था। फिर आया 1850 का दशक, जब ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को खूब डेवलप किया। उस समय वहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज बनाई गईं, जिनमें से एक थी टैनरी यानी लेदर इंडस्ट्री। अब इन इंडस्ट्रीज में काम करने देश के कई अलग अलग जगहों से लोग आने लगे और फिर धीरे धीरे धारावी बसना शुरू हो गया। इसके बाद 1895 में अंग्रेजों ने धारावी की जमीन को वहाँ रहने वाले लोगों को 99 साल की लीज पर दे दिया। धीरे धीरे बॉम्बे भी डेवलप होता जा रहा था, इसलिए लोग नौकरी की तलाश में वहाँ जाते रहे और उनमें से कुछ गाँव देहात के लोग हमेशा के लिए धारावी में ही बस गए। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और न ही इसके डेवलपमेंट में कोई बड़ा स्टेप लिया गया। खैर, उसके बाद आया 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। अगर हम उस वक्त के धारावी पर नजर डालें तो ये सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन चुका था, जबकि उसके अपोजिट पूरे शहर में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, जहां ऊंची ऊंची आसमान छूती बिल्डिंग्स, लाखों बिजनेसेस और फैक्ट्रीज ने शहर में अपनी जगह बना ली थी। अब उन फैक्ट्रीज और शहर से निकलने वाली गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए धारावी के अंदर खाली जगह को गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जिस वजह से ये जगह और भी ज्यादा गंदी और बदबूदार होती चली गई। इस कचरे की वजह से धीरे धीरे धारावी में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, जहां आज लगभग 15,000 से भी ज्यादा रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज धारावी में मौजूद हैं और इसमें लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों, धारावी की इन रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में मुंबई के सॉलिड वेस्ट का 80% पार्ट यहाँ रिसाइकल होता है। शायद इसीलिए ऐसा माना जाता है कि धारावी के बिना पूरा मुंबई कचरे का ढेर बन जाएगा। अब यहाँ के लोग शहर की गंदगी को तो साफ कर देते हैं, लेकिन ये काम करने की वजह से इनको कई तरह के हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि पेट पालने के लिए इन्हें अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ डेटा के अकॉर्डिंग मुंबई में 1999 से 2016 के बीच वेस्ट जनरेशन 105% बढ़ गया था और आज ये और भी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें से बहुत सारा वेस्ट रिसाइकल कर लिया जाता है। आज ये स्लम एरिया ही भारत के फाइनेंशियल कैपिटल को उसके अपने ही कचरे से बचाता है। दोस्तों, धारावी के अंदर सिर्फ रिसाइकलिंग का बिजनेस ही नहीं है, बल्कि यहाँ कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील प्रोडक्शन जैसे लगभग 500 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। इस स्लम में 15,000 से भी ज्यादा ऐसे कारखाने हैं जो सिर्फ एक कमरे के अंदर बने हैं और इनमें बनाई जाने वाली चीजें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए विदेशों में भी बेची जाती है। एंड यही वजह है कि धारावी का एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन तक पहुंच जाता है और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में धारावी का कितना बड़ा रोल है। दोस्तों, हम जब भी किसी स्लम के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में झुग्गी झोपड़ियां और कम पढ़े लिखे लोगों की इमेज बनती है, लेकिन धारावी इस मेंटालिटी को बदलने का भी हुनर रखता है, क्योंकि धारावी भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्लम माना जाता है, जहां की लिटरेसी रेट 69% है। आज फॉरेन टूरिस्ट को धारावी का गाइडेड टूर भी ऑफर किया जाता है, जिससे वो यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ को बारीकी से देख पाते हैं। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस करना अब मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ही महीनों में इस स्लम एरिया का रीडेवलपमेंट शुरू होने वाला है और इन झुग्गी झोपड़ियों व टीन की चद्दरों वाली घरों की जगह एक साफ सुथरी सोसाइटी और उसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 नवंबर 2022 को अडानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर धारावी का ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर पहले भी बहुत बार इस तरह की प्लानिंग की जा चुकी है,
और इसकी अपनी एक अलग ही हिस्ट्री है। असल में 1950 के बाद से ही इसके रीडेवलपमेंट को लेकर प्रपोजल सामने आने लगी थी, लेकिन फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट की कमी होने से ज्यादातर स्कीम्स फेल हो गयी। फिर 1960 में धारावी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की नींव रखी गई, जिसके तहत 300 से ज्यादा फ्लैट और लगभग 100 दुकानों को प्रमोट किया गया, लेकिन धारावी के लिए ये काफी नहीं था। फिर आया 1997 जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने धारावी के रीडेवलपमेंट को प्रपोज किया। इस प्रपोजल के बाद इस पूरी जगह को अनडेवलप्ड एरिया माना गया, जिसके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया। लेकिन 2011 में इस टेंडर को ये कहते हुए कैंसिल कर दिया गया कि वो इससे भी बेटर मास्टर प्लान के साथ इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके 6 साल बाद तक कोई भी मास्टर प्लान नहीं बना। फिर 2018 में वापस से इस प्रोजेक्ट को ओपन किया गया और इसके लिए पूरी दुनिया से टेंडर मंगवाए गए और बिडिंग के बेसिस पर 2019 में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दुबई की सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी को दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, टेंडर जीतने के बाद भी सेकलिंग टेक्नोलॉजीज इस प्रोजेक्ट को कभी शुरू नहीं कर पाई, क्योंकि बाद में फैसला हुआ कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उसके नियर बाय रेलवे को भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुराने टेंडर को कैंसिल करके एक नया टेंडर लाने का प्लान बनाया। अब क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसलिए कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से रेलवे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। लेकिन इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया है। दोस्तों, इसमें डीएलएफ ने 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन इसके 2 गुने से भी ज्यादा यानी 5069 करोड़ रुपए से अदानी रियल्टी ने इस टेंडर को जीत लिया है। इसमें टोटल 7 साल की टाइम लिमिट तय की गई है, यानी इन 7 सालों के अंदर अदानी को धारावी रीडेवलपमेंट का काम पूरा करके देना होगा। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस डेवलपमेंट से गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि इससे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान, साफ सफाई और रहने के लिए बेहतर जगह अवेलेबल कराई जाएगी। लोगों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिलेगा और आने वाले टाइम में इसको एक गंदे स्लम की जगह मुंबई का सबसे डेवलप्ड एरिया के तौर पर देखा जाएगा। यहाँ चौड़ी व खुली सड़कें होंगी, साथ ही कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे, जिससे इसकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि रीडेवलपमेंट के बाद धारावी के सभी लोगों को फ्री में घर नहीं दिया जाएगा। दरअसल ये तय हुआ है कि जो लोग 1 जनवरी 2000 के पहले से धारावी में रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को फ्री में मकान मिलेगा। एंड जो लोग 2000 के बाद बसे हैं, उन्हें घर के लिए कीमत चुकानी होगी। वही दोस्तों, इस रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से वहां रहने वाले लोगों में कोई खास खुशी नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि रीडेवलपमेंट के बाद धारावी अपनी इंटरनेशनल पहचान खो देगा, क्योंकि हर साल करीब 20,000 फॉरेन टूरिस्ट सिर्फ धारावी घूमने और यहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस करने इंडिया आते हैं। इसके अलावा काफी सारे लोकल्स को ये भी डर है कि ये डेवलपमेंट कई छोटे छोटे बिजनेसेस को खत्म कर देगा। देश के फाइनेंशियल कैपिटल के बीचों बीच लोकेटेड धारावी स्लम चमड़े, जूते और कपड़े जैसी कई चीजों को मैन्युफैक्चर करने का एक बहुत बड़ा हब है। लेकिन इस रीडेवलपमेंट के बाद इन बिजनेसेस को वापस से स्टार्ट कैसे किया जाएगा? क्या लोग बेरोजगार हो जाएंगे या फिर गवर्नमेंट इन बिजनेसेस को दोबारा शुरू करने के लिए सपोर्ट करेगी? इन सब सवाल को लेकर लोगों में एक बड़ी चिंता देखने को मिल रही है। इस स्लम में कई सारे ऐसे बिजनेस भी हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, मगर इस रीडेवलपमेंट के बाद ये सभी बिजनेसेस बंद हो जाएंगे और इससे धारावी की एक बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार हो जाएगी। साथ ही धारावी के लोग इस बात से भी दुखी हैं कि पहले उन्हें 400 स्क्वायर फीट की जगह देने का वादा किया गया था, लेकिन अब शायद उन्हें सिर्फ 300 स्क्वायर फीट जमीन ही दी जाएगी। दोस्तों, धारावी 600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके पास 4 से 5 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। साथ ही ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सटा हुआ है, जो एक बिजनेस हब है। एंड यही वजह है कि धारावी की जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए लोगों का कहना है कि रीडेवलपमेंट हमारी भलाई के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से काफी खुश हैं। वैसे दोस्तों, आपका धारावी रीडेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही।